नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से एक बार आप लोगों के समक्ष आया हूँ। आज आया हूँ लाइव पढ़ाने के लिए। लाइव कोर्सेज को लेकर या ऑनलाइन टीचिंग को लेकर पिछले 6-7 वर्ष से हम आप लोगों के समक्ष आ रहे हैं। बहुत प्यार और इसने हमें डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मिला है। कोरोना वायरस के डर की वजह से सभी बच्चे या सभी लोग अपने अपने घरों पर है। हो सकता है आप जिस भी कोचिंग संस्थान में पढ़ते हों वहाँ की क्लासेस बंद हो गई हों। काफ़ी स्टेट्स में सब कुछ हो चुका है, पूरे देश में सब कुछ चल रहा है। डरने की आवश्यकता नहीं है, प्रिकॉशन रखें। प्रिकॉशन इज द क्योर फॉर दिस। मेरे हिसाब से मैं कोरोना वायरस पे बोलने नहीं आया हूँ, पर परिस्थिति ऐसी है कि हमें शायद घर बैठ के ही पढ़ना पड़ सकता है। पर आज तकनीक का ही करिश्मा है कि हम सब मिलकर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड हम आपके लिए लेके आए हैं लाइव क्लासेस। प्यारे बच्चों, चालू करने से पहले बहुत सारी बातें मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे जेईई की तैयारी करनी चाहिए। आने वाले जितने भी मेरे लेक्चर्स होने वाले हैं उनमें रोज मैं आपको कुछ ना कुछ टिप्स दूंगा। आज तो सिर्फ पढ़ाने का ही ज़्यादा प्रयास करूंगा, पर जितने भी लेक्चर रहेंगे प्रयास रहेगा कि हर 10 मिनट, हर लेक्चर में कम से कम 10 मिनट मैं आपको ये बताऊँ कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। विश्वास मानिए, इतने वर्षों का एक्सपीरियंस, इतने सालों से 15 वर्षों से करीब पढ़ा रहे हैं। करीब 5000 के ऊपर IITian और 2000 के ऊपर बच्चे मेडिकल में भेज चुके हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो आपके ज़रूर काम में आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर आज मैं बात करूं क्रैश कोर्स की, क्रैश कोर्स में पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। फिर भी मैं आपको चाहता हूं कि आप सभी लोग इस बात पर ध्यान दें कि अगर आपको कोई भी आज के लेक्चर्स में दिक्कत आई है, चाहे डाउट को लेकर, चाहे तकनीक को लेकर, टेक्निकल भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन रोल नंबर पे हमारे पास आ रहे थे कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट की, सर हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है। हम उस प्रोसेस को और आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके लिए ये एक्सपीरियंस सीमलेस हो। फिर भी आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हम नई चीज़ें जो भी दिक्कत आ रही है उसको रिजॉल्व करेंगे। रही बात पढ़ाने की, तो आइए शुरुआत करते हैं जेईई क्रैश कोर्स। मैं आज शुरुआत कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। किसकी शुरुआत कर रहा हूं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। प्यारे बच्चों, भले आप मुझे लैपटॉप में, मोबाइल या टैबलेट पे शायद देख रहे हो, पर चाहे आप अकेले कमरे में बैठे हो या किसी दोस्तों के साथ बैठे हो, जैसे भी बैठे हो, पर मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप 1 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनते रहोगे और रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, क्योंकि क्लासरूम में बच्चे मेरे सामने नहीं बैठे हुए हैं, तो आपको 1 घंटे में नींद आने लगेगी। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत रफ्तार में रिस्पॉन्स करिए। जब भी मैं आपसे बोलूं समझ आया कि नहीं आया, तो आपको, भले आप अकेले कमरे में बैठे हो, पर आपको बोलना है हाँ सर समझ आया। विश्वास मानिए ये आवाज़ किसी न किसी तरीके से मेरे पास तक जरूर पहुंचेगी, आप निश्चित रहिए इस बात में। खैर, तो शुरुआत करते हैं जेईई क्रैश कोर्स में। आप सब लोग जानते हैं कि क्रैश कोर्स में हम किसी भी एक बड़े बड़े चैप्टर को भी 2 या 3 से लेक्चर ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए और हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, क्यों ना पहले बात इस पर कर ली जाए। अगर पढ़ाने की प्रक्रिया को मैं बात करूं तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि स्लाइड के माध्यम से आपके पास सवाल लाऊं, आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मुलेज हैं उनको आपके सामने लेके आऊं, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। उन्हें हम रफ्तार में पढ़ेंगे। मैं इन लेक्चर्स में मान रहा हूं कि ये उनके लिए मैं लेक्चर्स ले रहा हूं जो सब बच्चे 12वीं पास कर चुके, मतलब 12वीं का एग्जाम दे चुके हैं। उन्हीं बच्चों के लिए बात कर चुका हूं, या 12वीं पिछले साल दे चुके हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि उनको बेसिक टर्मिनोलॉजी और बेसिक चीजें आती हैं। बहुत टफ नहीं, पर बहुत बेसिक बातें हमें आती है कि वो बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है जानते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करें तो बहुत बेसिक। पर मैं आपको ध्यान दूंगा इस बात पर कि किन फॉर्मुलोज पे आपको ध्यान देना है, किस तरह की गलती बच्चा करता है और किन बातों का उसको आगे ध्यान रखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम क्रैश कोर्स में। सबसे पहले अपन चालू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को वैसे हमने 2 हिस्सों में तोड़ा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में तोड़ा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 को करीब मैं आपको 2 या 3 लेक्चर में कवर करने का प्रयास करूंगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पे सबसे पहले अपन बात करते हैं। पर अगर मैं आपसे और बहुत बेसिक सी बातें करूं, तो हम सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत अगर अपन बात करें तो बहुत लंबे लेक्चर से तो अपन चालू नहीं करेंगे। हम सब लोग जानते हैं इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज, इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज। तो अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर अपन बात करें तो चार्ज पे पूरी की पूरी बेस्ड है। अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जितनी भी अपन बात कर रहे हैं वो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ चार्ज। तो उसमें का एक हिस्सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसमें हम करंट स्टडी भी पढ़ते हैं, उसमें मैग्नेटिज्म भी पढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि भाई जो अपनी चार्ज है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ लिस्ट डाउन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज आपको हर किताब में मिलेंगी। फिर भी हम एक बार बेसिक जो अपनी चार्ज की प्रॉपर्टीज हैं उसको अपन रिवाइज कर लेते हैं। भाई चार्ज की क्या क्या क्वालिटी है। चार्ज हम जानते हैं 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव में दुश्मनी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव में प्यार होता है। पॉजिटिव नेगेटिव में प्यार होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में दुश्मनी होती है। इनमें अगर अपन बात करें न्यूट्रल चार्ज, कोई टाइप का चार्ज नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव अपन 2 चार्ज मानते हैं। इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट की अगर अपन बात करें तो उसे अपन बोलते हैं ई। क्या बोलते हैं? ई इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻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 
19 कूलम अगर अपन बात करें प्लस माइनस, बहुत बढ़िया। तो अगर अपन बात करें तो प्लस माइनस अपन इसकी बात करते हैं। कुछ लोग क्वार्क्स की भी बात करते हैं, आप इसके सिलेबस के बाहर है तो आपके लिए स्मॉलेस्ट यूनिट आपको यही लेनी है। सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज? मैं जानता हूं आप सब लोग जानते हो, बट फिर भी एक बार रिवीजन करने में कोई बुराई नहीं है। तो दो टाइप के चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव दो टाइप के चार्जेस हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव में, नेगेटिव नेगेटिव में दुश्मनी है, पॉजिटिव नेगेटिव में प्यार है। ये जो अपना चार्ज है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज मानी जाती है, मतलब इससे छोटा चार्ज अपने लिए एग्जिस्टेंस में मानते नहीं है। हम क्वार्क्स की बात करते हैं, कभी कभी आपने सुना होगा प्लस माइनस E/3 या प्लस माइनस 2E/3। मैं जानता हूं इसकी एग्जिस्टेंस की बात हो चुकी है, पर हमारे लिए इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। हमारे सिलेबस की अगर बात करें तो हमें यहीं पर स्टिक करना है। अगर हम बात करें तो चार्जेस की और प्रॉपर्टीज पर अगर अपन चलें तो हम सब लोग जानते हैं कि चार्ज जो है क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है? क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है कि अगर आपकी दो बॉडी हैं ए और बी, तो अगर मैं इससे एक चार्ज उठाकर यहां से लाऊं, यानी कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को ही उठाकर यहां से यहां ला सकता हूं, एक ही को ला सकता हूं, कभी आधे को नहीं ला सकता, 0.75 को नहीं ला सकता। दैट मींस क्वांटाइजेशन। मतलब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहां से यहां लाया तो सोचिए इससे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इस पे चार्ज आया प्लस ई और इस पे चार्ज आया माइनस ई। सोचिए दो उठाकर ले गया तो 2e 3 2e 2e प्लस 2e, एक और उठा के ले गया तो प्लस 3 माइनस 3, ऐसे बढ़ता जाएगा। यानी कि इस बॉडी पे चार्ज अगर कुछ आ सकता है तो वो आ सकता है प्लस Ne और इस पे आ सकता है माइनस Ne। क्या सोचिए ये n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 इंटीजर होना जरूरी है? हाँ, दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q बराबर प्लस माइनस Ne। सो द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन इज कि किसी भी एक बॉडी पर जो भी चार्ज हो सकता है वो E का इंटीग्रल मल्टीपल ही हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 करके भी। खैर बहुत बेसिक सी बात, दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उतारने की बहुत आवश्यकता नहीं है, बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूं, आपने पढ़ा होगा, फटाफट रिवीजन कराने का प्रयास कर रहा हूं। यह कहलाया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, आप सभी लोगों ने कूलम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा होगा, KQ² KQ²/R²। एक एग्जामिनेशन में सवाल आया बहुत सिंपल सा कि अगर दो चार्जेस 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, चार्ज के बारे में कुछ नहीं बोला, बोला कि अगर दो चार्जेस 1 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं तो बताइए इनके बीच में मिनिमम फोर्स क्या पॉसिबल है। अब बच्चे सोचते रहे भाई मिनिमम फोर्स क्या पॉसिबल है, कैसे पता पड़ेगा, चार्ज तो कुछ बोल ही नहीं रखा। बेसिकली सवाल पूछा गया था इस प्रॉपर्टी से कि जो आपसे बोला गया स्मॉलेस्ट यूनिट, कौन सी यूनिट? स्मॉलेस्ट यूनिट। तो बच्चे को मिनिमम फोर्स क्या पॉसिबल है किसी भी दो चार्जेस के बीच में, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या है? E। तो ये E, तो दो चार्जेस जिनके कोई मैग्नीट्यूड अगर नहीं दिया हुआ है, जो वेरिएबल हो सकते हैं, तो उनके बीच का मिनिमम फोर्स हो सकता था KE²/1²। बहुत बेसिक सी बात। खैर मैं वापस अपनी प्रॉपर्टीज पे आता हूं। तो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये हमारा एक बेसिक सवाल हो गया। अगर हम और बात करें तो हमें समझ में आएगा कि अच्छा भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। ऐसे अपने को बोला गया कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, किसके लिए? किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए अपना जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। मतलब अगर ये ए बॉडी, ये बी बॉडी, ये सी बॉडी, इसमें प्लस 2 कूलम चार्ज है, इसमें प्लस 3 कूलम चार्ज है, इस पे माइनस 1 कूलम चार्ज है। अगर हमने इधर का उधर, उधर का इधर कुछ करा और बाद में पता पड़ा कि इस पे चार्ज हो गया प्लस 3 कूलम, इस पे हो गया माइनस 2 कूलम, और आपसे पूछा जाए बताइए इस पे क्या चार्ज होगा, तो आप सब लोग जानते हो कि आप क्या करने वाले हो। आप इनिशियल चार्ज प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू फाइनल चार्ज 3 माइनस 2 प्लस x। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अगर हम बहुत ध्यान देंगे तो अपने सिंपल सा ये चीज क्या करिए, इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज। मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या चीज कंजर्व्ड है? चार्ज। क्या कंजर्व्ड है? चार्ज, बिना किसी दिक्कत के। सो चार्ज इज कंजर्व्ड। प्लस 3 माइनस 2 माइनस 1, और अपन x की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 3 5, 5 में से गया कितना? 5 में से गया 4। 4 इक्वल टू 3 माइनस 2 कितना? 1 प्लस x, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल के आई? 3 कूलम। कितनी निकल के आई? 3 कूलम। बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी टेंशन के हम आंसर निकाल सकते हैं। बहुत बेसिक सी बात। फिर से चार्ज की प्रॉपर्टीज पे अगर अपन आते हैं तो अपन ने बोला दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। हमने बोला उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट E हम मानते हैं। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। अगर अपन ने यहां से बात करी चार्ज इज कंजर्व्ड, और हमने बोला कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जिसे हम बोलते हैं प्लस माइनस Ne। क्या बोलते हैं? प्लस माइनस Ne। और अगर अपन चार्ज की बहुत बेसिक सी बात करें तो अपने को समझ में आएगा कि अगर आपने कभी सुना हो तो देखा होगा कि ऐसा बोला जाता है कि मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। ऑल्दो हमारी नॉर्मल लाइफ में बात नहीं आती, बट आपने सुना होगा कि m का एक फॉर्मूला होता है, कभी आपने सुना हो तो m इक्वल टू m0 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v²/c²। सुना है क्या? अरे सुना है क्या? हाँ भाई सुना होगा आपने। इसमें v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, c स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है? m0 क्या है? रेस्ट मास। ये क्या है? रेस्ट मास।
अगर हम बहुत ध्यान देंगे तो अपना रेस्ट मास, अच्छा भाई बहुत बढ़िया, रेस्ट मास m बराबर m0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, ये मास है जब पार्टिकल वेलोसिटी से चल रहा हो। पर अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको बात समझ में आएगी। कोई बोले सर हमने तो पूरी मैकेनिक्स पढ़ ली, 2 किलो का मास था, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, सर इसमें तो हमने कभी भी मास चेंज नहीं करा, पूरी मैकेनिक्स हमने पढ़ ली। जाहिर सी बात है हमने बात इसलिए नहीं करी क्योंकि आप अगर फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार है और स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, अगर आप देखो ये 10 है और ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो सोच के देखिए क्या ये वैल्यू टेंड कर रही है 0 को। यानी कि नॉर्मल जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं उसमें रेस्ट मास में और मूविंग मास में कोई खास अंतर। पर फिर ये बात सर आप हमको क्यों बता रहे हो, क्योंकि शायद आप एंटर कर रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स पे बात होगी, प्रोटॉन्स पे बात होगी, वहां पे कई बार ऐसे सेटअप होंगे जब आप साइक्लोट्रॉन वगैरह पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसमें क्या हम इनकी रफ्तार कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट ला सकते हैं। हाँ, अगर ला सकते हैं तो फिर क्या ये मास बदल सकता है। हाँ, अगर कभी आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ी हो तो उसमें एक चीज लिखी होती है साइक्लोट्रॉन, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो उसमें लिखा होता है सिंक्रोट्रॉन। सिंक्रोट्रॉन इसी बात का ध्यान रखता है, अगर नहीं पढ़ा है तो देखिएगा जरूर जाकर। तो जब किसी भी छोटे पार्टिकल की रफ्तार, छोटे पार्टिकल की रफ्तार तेज हो सकती है, क्यों, सोच के देखो, आप 2 kg पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाओ, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर अपन 2 kg पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो हमने बोला भाई साहब 1 बराबर 2 × a, हमने बोला एक्सेलरेशन की वैल्यू है हाफ। क्या एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, नहीं, बहुत कोई खास नहीं है, ठीक है। पर सोचिए यही 1 न्यूटन का फोर्स अगर हम इलेक्ट्रॉन पे लगा पाए, सोच के देखिए उसका मास कितना है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। What is the mass of electron? 9.1 × 10⁻31 kg। सोच के देखिए उसका एक्सेलरेशन कितना ज्यादा होगा। जब इतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा तो क्या वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट हो सकती है। हाँ, तो क्या मास पे फर्क पड़ सकता है। हाँ, हालांकि हमारे कोर्सेज में इसकी बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं आती है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पर हो सकता है। तो मास क्या वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, यस, पर हम नॉर्मल लाइफ में उसे क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हमारे जो पार्टिकल होते हैं उनकी रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं होती है कि हमारे को उससे बहुत फर्क पड़े। पर शायद जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डीप स्टडीज में जाएंगे तो शायद ऐसा हो, अगर हो तो हम उसे कंसीडर करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बात समझ में आई मेरे हिसाब से। तो सर आपने ये कहानी यहां क्यों सुनाई, क्योंकि हम ये जानते हैं कि चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये प्रॉपर्टी समझना आपके लिए आवश्यक है कि अगर आपने कभी भी सुना हो तो एक रेशियो डिफाइन करा जाता है Q/m रेशियो। क्या चीज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में काम में आएगा। इस Q/m रेशियो पर बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव होंगे, चाहे आप जब रेडियस निकालोगे मैग्नेटिज्म में mv/qb तब भी ये जरूरत पड़ेगी, जब आप जायरोमैग्नेटिक रेशियो निकालोगे तब भी ये जरूरत पड़ेगी। इस रेशियो को क्या बदला जा सकता है, सोच के देखिए। क्या मास बदलेगा तो क्या रेशियो बदल सकता है, हाँ, क्योंकि ये रेशियो कई फॉर्मूलों में आगे आएगा। पर खास बात यह है कि चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। नोट कर लें सब लोग, क्या मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, हाँ, पर हम नॉर्मल लाइफ में यूज क्यों नहीं लेते, क्योंकि उसकी रफ्तार नॉर्मल लाइफ में कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट बहुत कम होती है, इसलिए उसे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। पर क्या अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चले जाएं और वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरिजन में कर लें तो क्या जरूरत पड़ेगी, यस। इसलिए मास डिपेंड करता है, पर याद रखें कि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, तो याद रखने वाली बात। तो हमने बहुत जल्दी फटाफट हमने किसकी प्रॉपर्टीज पर डाली, चार्जेस की, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लगा, अच्छा मजा आया अपने को। अब और क्या क्या करें अपन, अब कुछ नहीं करें, आगे चलते हैं। अब देखते हैं भाई, ये चार्जेस की प्रॉपर्टी थी। जब चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहली बात अगर अपन बात करते हैं तो आपने सुना होगा कूलम्ब्स लॉ। मैं बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करने वाला हूं। कूलम्ब्स लॉ आप सब लोग जानते होंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, अगर ये Q1 Q2 है, वेक्टर फॉर्म में आपको लिख देता हूं फटाफट। क्या ये फॉर्मूला होता है, K Q1 Q2 R वेक्टर बाई मॉड ऑफ R वेक्टर का
क्यूब के Q1 Q2 बाई आर वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर का मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू, अगर अपन फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिख रहे हैं तो हेड रखा जाएगा 2 पर, टेल कहां पे रखी जाएगी 1 पर। बहुत ज्यादा फिर से इसमें नहीं जाते हैं। और क्या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, डायरेक्शन भी अपोजिट होती है। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, रिवाइज करा रहा हूं फटाफट। तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव है दूर दूर, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव है दूर दूर, पॉजिटिव नेगेटिव है पास पास। बहुत बढ़िया। अगर अपन ध्यान से देखें तो दोनों जो है एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव है तो इसके द्वारा इस पे फोर्स इधर लगाया जाएगा, इसके द्वारा फोर्स इस पे लगाया जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड अगर अपन ध्यान से देखें तो बराबर हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन अपोजिट, दो डिफरेंट बॉडी इस पे लग रहा है। इसका मतलब ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। कैसा पेयर है? एक्शन रिएक्शन पेयर है। बहुत बढ़िया, एक्शन रिएक्शन पेयर है। अब क्या करें? किसी साइंटिस्ट ने लिख दिया कि कूलम्स लॉ इज एक्शन रिएक्शन पेयर। किसी बच्चे ने बोला ठीक है भाई एक्शन रिएक्शन पेयर है, उसने एक Q1 चार्ज बनाया, एक Q2 चार्ज बनाया, इसने इस पे फोर्स इधर लगाया, इसने इस पे फोर्स इधर लगाया, तो साइंटिस्ट ने बोला ये तो गलत है। तो उसने बोला आपने जो बोला मैंने वही तो करा, कि अपोजिट है कि हाँ, कि मैग्नीट्यूड बराबर है कि हाँ, कि दो डिफरेंट बॉडी लग रहा है हाँ, तो जो आपने बोला मैंने वही करा। साइंटिस्ट ने सोचा कि हाँ बात तो इसने सही बोली। इसका मतलब हमारी सोच ये थी। पर अगर सिर्फ हम ये बोलें कि एक्शन रिएक्शन पेयर है तो क्या कोई बच्चा ऐसे भी बना सकता है? पर क्या ये बात गलत है? यानी कि हमें इस कूलम्बिक फोर्स के साथ एक लाइन और जोड़ देनी चाहिए जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्सेस। यानी कि इसके साथ एक लाइन और जोड़नी पड़ेगी, सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस क्या कहते हैं? कि सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं कि फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। अब अगर आप ये लाइन बोलोगे कि एक्शन रिएक्शन पेयर है एंड इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, तो क्या ये पूरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? बिल्कुल। क्या मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से आ जाएगा? हाँ। फिर से एक बार सुनते हैं, क्या दो डिफरेंट बॉडी पे लगता है? हाँ। क्या इसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है? हाँ। क्या अपोजिट में लगता है? हाँ। क्या ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगता है? हाँ। इसलिए इसे सेंट्रल फोर्स कहते हैं। क्या कंजर्वेटिव होता है? हाँ। क्या होता है ये? कंजर्वेटिव। क्या ये इसकी वेक्टर फॉर्म है? बिल्कुल सही। फिर से एक बार बोल दूं, क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा तेज बोल रहा हूं, रिवीजन के पर्पज से आपको पढ़ा रहा हूं। प्रयास ये रहेगा कि आपको सिखाऊं भी सही, और बहुत ज्यादा सवाल तो हम नहीं कर पाएंगे पर हम ये सीखेंगे कि सवाल कैसे बनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, जेई मेन हो चाहे जेई एडवांस हो, बहुत सारे सवाल रिपीट नहीं होने वाले हैं। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो बहुत सारे सवाल रिपीट नहीं होने वाले हैं, पर क्या कॉन्सेप्ट रिपीट होने वाला है? हाँ। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड यू शुड बी एबल टू अप्लाई इट। तो वी विल इन दिस क्रैश कोर्स वी विल ट्राई, मैं प्रयास करूंगा कि आपको ये सिखाऊं कि सवाल कैसे कैसे बनते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, ऐसे सवाल बनाते मिलके बैठ के, आओ। जैसे मैंने बोला एक्शन रिएक्शन पेयर है, अब आप सोचो सवाल कैसे बन गया। मैंने बोला ये 2 किलो का चार्ज पार्टिकल 2 कूलम, ये 4 किलो का चार्ज पार्टिकल अगेन 2 कूलम। बोला इन दोनों को छोड़ दिया, सोचो छोड़ दिया। अब बोला कि क्या दोनों दूर भागेंगे? कि हाँ भागेंगे। पूछा जाए बताइए कि जब 2 kg की रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड हो गई तो बताइए 4 kg की क्या होगी? अब सोचो, क्या ये सवाल, इस तरह के सवाल बहुत सारे बन सकते हैं। क्यों? क्या इसमें नेट फोर्स 0 है दोनों पे मिला के? हाँ। अगर नेट फोर्स 0 है तो क्या कंजर्व्ड है? मोमेंटम। करेक्ट। क्या कंजर्व्ड है? मोमेंटम। तो लिखेंगे 2 × 10 बराबर 4 × v। आंसर आ गया। कैसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। सोचिए, हमने कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाया तब भी क्या हमने इसमें मैकेनिक्स लगा ली? बिल्कुल लगा ली। अगर लगा ली तो अपनी बात बन जाएगी। बिल्कुल सही बात है, एकदम अच्छे से चलते हैं। तो ये पूरी कहानी हमने इस तरीके से बहुत सारे सवाल आपके बनाए जा सकते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि भले बिना फॉर्मूले के भी इसमें बहुत सारे मैकेनिक्स से सवाल अटैच करे जा सकते हैं। सवाल कैसे बनते हैं मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। अब अगर अपन बात करें तो कूलम्बिक फोर्स पे खूब सवाल हो सकते हैं, कोई कमी नहीं है। मतलब काइनेमेटिक्स, फ्रिक्शन। जैसे मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको एक एक चैप्टर का एक एक सवाल करा तो नहीं सकता, बताता हूं कैसे बनता है। काइनेमेटिक्स चालू करते हैं, आओ सुने सिर्फ सवालों को। काइनेमेटिक्स से चालू करते हैं। कैसे? मान लीजिए मैंने एक सवाल बोला, देखिए जब मैं पढ़ा रहा हूं, सवाल पूरा करेंगे तो एक सवाल में 5-5, 7-7 मिनट लग जाएंगे। क्या अपन बहुत सारे सवाल सुन सकते हैं और ये सीख सकते हैं कि उन्हें कैसे करना है? कर अपन अपने आप लेंगे, क्योंकि अपन छोटे कोर्स की बात कर रहे हैं, पूरा लॉन्ग टर्म की नहीं है।
पर डिवीजन पूरा करेंगे। मान लीजिए मैंने बोला Q1 है, Q2 है, बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि यहाँ पर ये पार्टिकल R1 पर था, ये पार्टिकल फिक्स्ड था, बहुत बेसिक सी बात। मैंने बोला कि इसे R1 दूरी से छोड़ दिया जाए, और अगर इसका मास m है, मैं आपसे बोलूँ कि इसको R1 दूरी से छोड़ दिया जाए, और बताइए R2 दूरी पर जब ये पहुंचे तो इसकी रफ्तार क्या होगी। मन ही मन सोचिए इसको कैसे करोगे। सवाल ये है कि ये Q1 चार्ज फिक्स्ड है, Q2 चार्ज इसका m मास है, उसे छोड़ दिया गया R1 दूरी से। मैं आपसे बोलूं कि अगर वो v दूरी, जब वो R2 दूरी पर पहुंच जाएगा तो बताइए उसकी रफ्तार क्या होगी। मन में सोचो कैसे करोगे, 10 सेकंड दे रहा हूं, सोचो कैसे करोगे। दो तरीके हैं इसके करने के, एक यहां काइनेमेटिक्स से आएगा, एक आगे अगर पढ़ा है तो। सोचो फटाफट, सिर्फ सोचो, करना नहीं है, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना था। चलो अब सुनो, कुछ नहीं करना। अगर काइनेमेटिक्स तरीके से करना चाहते हैं तो देखो, x में जाके फोर्स लिख लो। फोर्स कितना हुआ, k Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। यस सर, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, बाई m। ओहो, क्या एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x है। a को क्या लिख लें, v dv बाई dx। क्या लिख लें, v dv बाई dx। इधर उधर ले जाएं, इंटीग्रेट करें, आंसर आ जाएगा। पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इधर उधर ले जाएं, इंटीग्रेट करें, क्या जाएगा, आंसर। काइनेमेटिक्स से हो गया। अगर आपने कभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है तो आपको समझ में आएगा कि इसे और छोटे से करा जा सकता है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, k Q1 Q2 बाई R1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 इक्वल टू k Q1 Q2 बाई R2 प्लस हाफ mv स्क्वायर। सेकेंड मेथड, ये पोटेंशियल एनर्जी से आता है। कहां से आता है, पोटेंशियल एनर्जी से। क्या काइनेमेटिक्स से भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 110%। ऐसे क्या काइनेमेटिक्स से बहुत सारे सवाल बनाए सकते हैं। मेरे को थोड़ा सवाल टफ करना हो, सोच के देखिए, मैं Q1 यहाँ रख दूं, Q2 यहाँ रख दूं, तो क्या k Q1 Q2 R स्क्वायर के साथ साथ क्या mg भी लगने लगेगा। तो क्या काइनेमेटिक्स थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, पर सवाल के प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं आएगा। मुझे थोड़ा और चेंज करना हो, मैं एक चार्ज को यहाँ पे रख दूं, मैं एक को यहाँ पे रख दूं, तो सोचिए k Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के साथ साथ क्या mg साइन थीटा भी आने लगेगा। बस खत्म, सवालों की कोई कमी नहीं है। अगर मैं चाहूं तो पूरा लेक्चर काइनेमेटिक्स विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ निकाल सकता हूं। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। मैं सिर्फ आपको समझाने आया हूं कि सवाल कैसे बनते हैं, इस बात की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बात सही लगी सर, अच्छी लगी। और क्या करें, और सुने, ध्यान से देखो। ये काइनेमेटिक्स के साथ मैचअप हो गया। कोई बोले सर वेक्टर के साथ करके बताओ, वेक्टर में तो कौन सी दिक्कत है। कोई आपसे बोले 2 कूलम चार्ज है 2,3,4 पर, 5 कूलम चार्ज है। कोई आपसे बोले -5 कूलम चार्ज है, आपसे बोले 5,1,2 पर। बताइए -5 कूलम पर 2 कूलम द्वारा क्या फोर्स लगेगा। फॉर्मूला लगाना है k Q1 Q2 R वेक्टर बाई मॉड ऑफ R वेक्टर का क्यूब। यहां पर वेक्टर फॉर्म से जब भी 3D में चले जाएं तो वेक्टर फॉर्म का यूज लें। किसका यूज लें, वेक्टर फॉर्म का। और 2D में सवाल हो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूं। 2D में सवाल कैसे, जैसे कोई आपसे पूछ ले कि ऐसे ट्राइंगल पर 3 चार्ज रखे हैं Q Q Q, अगर ये 3 चार्ज रखे हैं तो बताइए कि इस Q Q 1 2 और 3 पर वास्तविकता में 1 2 और 3 में अगर आपसे पूछा जाए कि 2 पर कितना फोर्स लग रहा है, तो आप क्या करोगे, 1 की वजह से फोर्स इधर लगा लो, 3 की वजह से फोर्स इधर लगा लो, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो और फोर्स के लिए लिखो k Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ये बेसिक तरीका है। जब 2D में चलो तो बेसिक फॉर्मूला लिखो और वेक्टर दिमाग से जोड़ो, और जब 3D में हो तो डायरेक्ट ही वेक्टर फॉर्मूला लिखो, क्योंकि 3D में हमें इमेजिन करने में कभी कभी तकलीफ हो सकती है। तो जैसे इस सवाल को अगर सॉल्व करना हो तो k Q1 Q2, अच्छा Q1 Q2 जब वेक्टर फॉर्म रखते हैं तो साइन के साथ रखते हैं, बिना साइन के साथ, बिना साइन के साथ, किसके साथ रखते हैं, साइन के साथ। और जब हम नॉर्मल प्रोसीजर से करते हैं तो हम बुद्धि से देखते हैं कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दूर जाता हुआ फोर्स, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो पास आता हुआ फोर्स। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है। सॉल्व कर लीजिए। आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको बताया 2 कूलम से -5 कूलम पर अगर रखना है तो जिस पर फोर्स निकालना हो हेड उस पर होता है और टेल उस पर होता है जिसकी वजह से फोर्स निकालना होता है। बहुत बढ़िया। तो अगर इस वाले केस में बात करें तो 5 - 2 3i कैप 1 - 3 -2j कैप 2 - 4 -2k कैप।
ये अपन ने वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर लिख दिया, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ लिख दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या वेक्टर से मिलने वाले बहुत सारे सवाल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। काइनेमेटिक्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ ली? हाँ। काइनेमेटिक्स प्लस वेक्टर पढ़ लिया? हाँ। अगर नॉर्मल 2D सवाल होंगे तो कैसे करेंगे? क्या आपने मन में क्लियर है? अपने मन से पूछिए कि ये ट्राइंगल हो, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? क्या ये स्क्वायर हो, मैं सवाल कर सकता हूं? क्या ये हेक्सागन है, मैं सवाल कर सकता हूं? जब हम नॉर्मल 12 में पढ़ाते हैं तो ऐसे 2-3 सवाल कराते हैं, बच्चे के आधा घंटा इसी में निकलता है। अभी आप क्रैश कोर्स कर रहे हो, इसलिए आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि क्या हमें पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। चलिए भाई, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस काइनेमेटिक्स हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस वेक्टर हो गया। चलिए और आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस बेसिक मैथ्स। मैं आपको बता दूं बहुत बढ़िया। मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि यहाँ पे एक 1 कूलम चार्ज रखा है, 1 मीटर पर अगर हम बात करें तो एक 1 कूलम चार्ज और रखा है, 2 मीटर पर एक -2 कूलम चार्ज रखा है, 3 मीटर पर एक +3 कूलम चार्ज रखा है, एंड सो ऑन, और ऐसे कहानी अनंत तक है। और मैं आपसे बोलूं कि बताइए यहाँ पर इस 1 कूलम पर क्या फोर्स होगा, इस 1 कूलम पर क्या फोर्स होगा? तो ध्यान से देखिए, मैंने थोड़ा सा अच्छा सा, टफ तो मैं नहीं बोलूंगा, शायद आप लोग जानते हो, बट फिर भी कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए अच्छे से। तो अगर अपन ध्यान से देखते तो अच्छा अनंत तक ये जा रहा है, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? चलिए फोर्स लेना चालू करते हैं। 1 1 यानी कि k × 1 × 1/1 स्क्वायर प्लस k × 1 × -2 × 2 स्क्वायर प्लस k × 1 × 3/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ध्यान से देखो तो k × 1 कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा -1/2, यहाँ बचा +1/3, -1/4 एंड सो ऑन। आपको नहीं लगता ये एक मैथमेटिकल सीरीज बनी है? अगर मैं यहाँ पे डेटा चेंज करूँ तो ये शायद कोई जीपी भी बन सकती है, कोई एचपी भी बन सकती है, सवाल बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने ये वाली सीरीज इसलिए ली क्योंकि ये कोई एपी जीपी नहीं है। अगर ध्यान से देखो तो ये ln 1 + x की सीरीज है, कभी आपने सुनी हो तो x - x² 2 + x³ 3 एंड सो ऑन। ध्यान दो, इसमें अगर x की वैल्यू 1 रख दो तो क्या ये सीरीज आ जाएगी? तो आंसर होगा k ln 2। तो ये मैथ्स इन्वॉल्व हो गई। क्या इन्वॉल्व हो गई? मैथ्स। k ln 2 की सीरीज याद रखें, फिजिक्स में कई बार ये पूछी जा चुकी है, एक बार नहीं, ये कई बार पूछी जा चुकी है। तो इस सीरीज को बिल्कुल ध्यान में रखें। एपीजीपी बनेगी तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अच्छा सर, बात समझ में आई? क्या हमें क्लैरिटी से ये समझ में आया कि वास्तविकता में मैथ्स के साथ अगर काइनेमेटिक्स जोड़नी हो मैं जोड़ सकता हूं, काइनेमेटिक्स के साथ जोड़नी हो मैं जोड़ सकता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जोड़ना वेक्टर के साथ तो भी मैं जोड़ सकता हूं, और कई चैप्टर्स के साथ हम जोड़ सकते हैं, चाहे फ्रिक्शन हो, बहुत बेसिक सी चर्चा है, चाहे सर्कुलर मोशन हो, चाहे वर्क पावर एनर्जी हो। वर्क एनर्जी पे तो अपन बात पूरी तब करेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विद पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ेंगे। 2 चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अपन बात कर सकते हैं। इन सभी बातों पे और डिटेल में आने से पहले मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि हम मिक्स करके इसको कर पाएं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम लॉ लगभग एक ही बात है। बच्चे जनरली कंफ्यूजन है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, अगर मैं आप सिंपल सी बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, सिंपल सी बात करें तो अपन जानते हैं इट इज फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। अगर अपन बात करें तो अगर अपन यहाँ पे कोई चार्जेस हैं और यहाँ पे अपन ने कोई टेस्ट चार्ज रख दिया तो इस पे लगने वाला फोर्स बाई टेस्ट चार्ज, अगर अपन एक चार्ज यहाँ पर Q1 रख लें तो हमें समझ में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी KQ1 R वेक्टर बाई मॉड ऑफ R वेक्टर का क्यूब। कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, इतना सा याद रखें कि अगर इस कमरे में 1000 चार्ज हैं और मुझसे बोला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे 1 कूलम चार्ज रखना है। कितना रखना है? 1 कूलम, और इस पे कूलम्बिक फोर्स निकाल लेना है। वो 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स, वो 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स ही क्या मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी? हाँ, ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट ओवर हियर। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोले वहां पे 1 कूलम चार्ज रख लो। कितना रख लो? 1 कूलम चार्ज रख लो, उस पर सभी चार्जेस की वजह से फोर्स निकाल लो और आगे बढ़ जाओ बिना किसी दिक्कत के। फोर्स निकाल लो, वही हम इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं आप में इसको एक बढ़िया बात बताना चाहता हूं जो आपने शायद महसूस नहीं करी, और बहुत छोटी सी बात है पर ये काम आती है जब आप पढ़ते हो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में, जब आप निकालते हो इलेक्ट्रिक प्रेशर। जैसे मैंने बोला कि ये 3 चार्ज है Q1 Q2 Q3, मैं आपसे पूछूं कि Q2 पे फोर्स निकालिए तो आप कैसे लिखोगे? फोर्स ऑन Q2 इक्वल टू Q2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2, यही आप लिखते हो। ऐसे तो नहीं लिखते इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पर अगर फोर्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3। क्या इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 भी लिखते हो? नहीं,
जब हम 2 पर फोर्स निकाल रहे हैं, जब हम 2 पर फोर्स निकाल रहे हैं तो हम सिर्फ 1 और 3 की इलेक्ट्रिक फील्ड ही लेंगे, 2 की खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेंगे। एक बात छोटी सी याद रखो, तुम्हें लगेगा नॉर्मल सी बात है, पर आप गलती करोगे जब आप पढ़ोगे कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक प्रेशर, तब आपको प्रूफ कराएंगे हम, या मैं शायद आपको बताऊंगा थोड़ा सा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तब ये गलती हो जाती है। तो फोर्स बराबर क्यू में एक छोटी सी बात जो सीखने लायक है वो क्या है कि ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस एक्सेप्ट क्यू। फोर्स बराबर क्यू में ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस एक्सेप्ट क्यू। तो हम दो बातें जल्दी से क्या सीखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिंपल 1 कूलम चार्ज रख दो, फोर्स निकाल लो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जब फोर्स बराबर क्यू ही लिखेंगे तो ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस एक्सेप्ट क्यू। इसमें क्यू की खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंट नहीं करते। खैर चलिए और फटाफट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ध्यान से। पेज डाउन। ये आप सब लोग जानते हो कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू चार्ज, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, ये वाली बातें आप सब लोग शायद जानते हो कि नल पॉइंट फॉर 2 चार्जेस। अब इसमें ये भी हो सकता है कि तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि फोर्स 0 हो जाए, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। तो अगर Q1 Q2 दो सेम चार्जेस हैं, क्या हैं सेम चार्जेस, तो आप ध्यान से देखिए, आप सिंपली क्या करेंगे, आप इसको ये Q1 Q2 दो चार्जेस लेंगे और कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, यहाँ से किसी भी दूरी पे x लेंगे, इसकी वजह से, और ये मान लीजिए दूरी l है, तो आप सिंपली लिखोगे k q1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू k q2 बाई l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। उनको सॉल्व करके फॉर्मूले आपको दिखाए गए हैं, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे तो नोट कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, जो अपन ने अभी सीखा, 2 चार्जेस मस्ट बी लाइक नेचर। अगर सेम नेचर के हैं तो इस तरीके से अपन x और q निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और देखते हैं, थर्ड चार्ज शुड बी ऑफ अनलाइक नेचर। ये इसने क्या बोला है मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, ध्यान समझिए इसने क्या बोला है। देखिए इधर एक इस तरीके का सवाल आता है, हो सकता है कई लोगों ने करा हुआ हो सकता है कईयों ने ना करा हो। मैं एक सवाल इलस्ट्रेशन लेके आपको सिखाता हूँ, ध्यान देखना। मान लीजिए आपके पास सवाल आ जाए, पहली बात कि अगर ये Q1 है, या मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये +2 कूलम है और ये +4 कूलम है और इनके बीच की दूरी L है, ठीक है। ये एक काम करते हैं, इसको +1 कूलम ले लेते हैं, इसको 4 कूलम ले लेते हैं, इनके बीच की दूरी L है। मैं आपसे पूछूं कि इनमें एक ऐसा पॉइंट बताइए, ध्यान सुनिएगा सवाल, मैं एक ही सवाल से 3 बना दूंगा। इसमें एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, या ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे अगर मैं तीसरे चार्ज को रखूं तो वो इक्विलिब्रियम में हो। इसमें इनके इक्विलिब्रियम की कोई बात नहीं करी गई, ये फिक्स्ड माने गए हैं। कैसे माने गए? फिक्स्ड माने गए, इनमें कोई बदलाव नहीं है, ये फिक्स्ड है, ये क्लियर है एकदम। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब अपन क्या करते हैं देखिए ध्यान से। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो ये चीज़ें नहीं अभी अडॉप्ट कर पा रहे हैं ईजिली, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं। इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। तो ये अपना फिक्स मान लेते हैं 1 कूलम 4 कूलम, ये अपना L, ठीक भाई, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अब क्या करें, अगर आपने से पूछा जाए बताइए कहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा, तो हम यहाँ से x दूरी मानते हैं, हम लिखेंगे k इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, k इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू k इंटू 4 बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इधर उधर ले गए, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले लीजिए, L माइनस एक्स इक्वल टू 2x, x की वैल्यू निकल के आई L/3। कितनी निकल के आई? L/3। तो ये वैल्यू L/3 आई, यानी कि L/3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यानी कि मैं कोई भी चार्ज रख दूं, चाहे वो +1 कूलम हो, -2 कूलम हो, -1000 कूलम हो, कोई भी चार्ज हो, क्या उस पर फोर्स 0 होगा? हाँ। यानी कि अगर दो चार्जेस सेम नेचर के हों तो क्या इक्विलिब्रियम बीच में आता है? हाँ। उसका साइड में इक्विलिब्रियम आना संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? ध्यान से देखिए, इधर अगर आप चार्ज रख दोगे तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही इधर भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर दो चार्जेस लाइक हैं तो उनके बीच में इक्विलिब्रियम ही संभव है। और उसे कैसे निकाला जाता है? वो ये रहा। अब सोचो कि अगर यही +1 कूलम और -4 कूलम होता तो सोचो,
क्या इक्विलिब्रियम बीच में हो सकता है? नहीं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जुड़ गई। क्या इधर इक्विलिब्रियम हो सकता है? हाँ, सोचते हैं, ये एक्स मान लेते हैं। इसकी वजह से क्या फोर्स इधर? हाँ, या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर? हाँ, कैसे देखते हैं? के इंटू, इधर मान लेते हैं माइनस है इसलिए, के इंटू 4/x², और इसकी वजह से इधर कितना? के इंटू 1/l+x का होल स्क्वायर। क्या ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट है? हाँ। क्या ये बराबर हो सकते हैं? नहीं। क्यों? ध्यान से देखो तो इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। इसका मतलब ये भले अपोजिट हैं पर ये वैल्यू हमेशा इससे बड़ी है, मतलब इधर पॉसिबल नहीं है। तो किधर पॉसिबल है? शायद इधर। देखते हैं, इधर अगर हम x दूरी पर लें तो हमें समझ में आएगा, ध्यान से देखें, अगर हम इधर लें तो हमें समझ में आएगा कि इधर x दूरी पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, k इंटू 1/x² -4 की वजह से k इंटू 4/l+x का होल स्क्वायर। क्या ये बराबर हो सकता है? हाँ। इसका न्यूमरेटर छोटा है पर डिनोमिनेटर भी छोटा है। इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो डिनोमिनेटर भी बड़ा है। क्या बराबर हो सकते हैं? हाँ। के ने के को मार दिया, 2x बराबर l+x, x की वैल्यू आई l/2। ओहो हो, यानी कि क्या इधर की तरफ। अच्छा, हम इससे सिर्फ सवाल सीखे, कुछ बात सीखे, एक बात सीखे। क्या सीखे? सुने ध्यान से, कि अगर, ध्यान सुने, कि अगर दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड, सॉरी, नेचर सेम हो, क्या हो? सेम, तो उनके बीच में इक्विलिब्रियम आ सकता है। यानी कि उनके बीच में ही एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, और कहीं ऐसा पॉइंट आना संभव नहीं है। उनके बीच में पॉइंट 0 आ सकता है और कोई पॉइंट नहीं आ सकता अगर दोनों की नेचर सेम है, या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। पर अगर दोनों की नेचर अपोजिट है, क्या है? अपोजिट, तो क्या इक्विलिब्रियम बीच में आएगा? नहीं। क्या साइड में आएगा? हाँ, पर कौन सी साइड में? छोटे वाले के पास। किसके पास? तो क्या सीखना है? सेम नेचर, इक्विलिब्रियम बीच में, अपोजिट नेचर साइड में, छोटे वाले के पास। किसके पास? छोटे वाले के पास। बहुत बढ़िया। अब इसी सवाल का मैं आपको एक और अच्छा वर्जन बताता हूं। क्या, ध्यान से देखिए, सुनिए। मैं आपसे बोलूं, यही इलस्ट्रेशन लेते हैं, चलिए देखते हैं अच्छे से, कि 1 कूलम है, 4 कूलम है, दूरी L है, और सवाल पूछा गया कि फाइंड, अगर ये सवाल आपने नहीं करा हो तो सुने अच्छे से, फाइंड मैग्नीट्यूड, नेचर एंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, एंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, सो दैट ऑल आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब तीसरा चार्ज किस मैग्नीट्यूड का हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, और कहां रखा हो कि तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाए। तीनों मतलब कौन? 1 कूलम, 4 कूलम और तीसरा। अब इस सवाल में क्या सिर्फ जगह निकालनी है कि तीसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड और नेचर भी निकालनी है? वो भी निकालना है। अब क्या करें? अब ध्यान से सुने। क्या तीसरा चार्ज भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में होने का मतलब वो तो इक्विलिब्रियम में होना ही है। तो यानी कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, किन की वजह से? इन दोनों की वजह से। ये तो मैंने अभी निकाला, यानी कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जहां निकाली वो x मान लेता हूं। अभी मैंने सॉल्व करा था, याद करो, x की वैल्यू क्या आई थी? अभी l/3 कितनी आई थी? l/3। क्या l/3 वो जगह थी जहां पर इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी? मतलब वहां पे तीसरा चार्ज रखोगे तो उस पे फोर्स 0 होगा। तो क्या पोजीशन निकल आई? क्या निकल आई? पोजीशन कितनी? अब बात आती है नेचर की। किसकी आती है? चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू है, मुझे नहीं पता, मान लेते हैं ये तो इक्विलिब्रियम में है, पर क्या ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में होने
चाहिए। अगर ये Q है, सोचो ये प्लस है, क्या इस प्लस Q की वजह से 1 कूलम पे फोर्स इधर लगेगा? हाँ। क्या 4 कूलम की वजह से भी 1 कूलम पे फोर्स इधर लगेगा? हाँ। तो सोच के देखो, इसका इक्विलिब्रियम आना संभव नहीं है। इसका मतलब ये तीसरा चार्ज प्लस नहीं हो सकता, ये क्या होगा? माइनस। चेक कर लेते हैं। अगर ये माइनस है तो क्या 1 कूलम पर, क्या 1 कूलम पर इस माइनस की वजह से इधर है? क्या 4 की वजह से इधर है? क्या बैलेंसिंग हो सकती है? हाँ। यानी कि इसकी नेचर क्या है? माइनस। रखा कहां है? L/3 पर। अब कितना मैग्नीट्यूड है? अब इस पे फिर से फोर्स लिख लो, देखो अभी आ जाएगा। इसकी वजह से इस पे लगने वाला इधर फोर्स KQ × 1/L/3 का होल स्क्वायर, KQ × 1/L/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू इसके द्वारा फोर्स K × 4 × 1/L²। K ने K को मार दिया, L² ने L² को मार दिया। ध्यान से देखिए, तो अपन ने कहा ये रहा Q की वैल्यू कितनी आई, देखिए Q की वैल्यू, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? हाँ नहीं, सब सही है। Q की वैल्यू देखिए कितना, ये 4 और ये कितना इधर 9, तो 4/9 कितना? ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करे। ये L², ये 9 ऊपर चला गया, ये अपना 4, तो Q की वैल्यू कितनी निकल के आई? 4/9। और नेचर कैसी है? नेगेटिव, यानी कि चार्ज होना चाहिए -4/9 कूलम और L/3 पे रखा हुआ होना चाहिए, L/3 पे रखा हुआ होना चाहिए। तीनों आंसर आता है। क्या मैं 2 का इक्विलिब्रियम कहां बनेगा निकाल सकता हूं? क्या तीनों इक्विलिब्रियम में मैं कर सकता हूं? हाँ। बच्चे के मन में कभी कभी डाउट आता है कि सर ये 4 कूलम वाले को तो इक्विलिब्रियम पे बात ही नहीं करी, आपने तो सिर्फ इनका इक्विलिब्रियम दोनों का निकाला। इसका इक्विलिब्रियम से आपने L/3 निकाल लिया, इसके इक्विलिब्रियम से आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, इसके इक्विलिब्रियम की तो बात ही नहीं करी। प्यारे बच्चों, हमने मतलब अब इसी लेक्चर की शुरुआत में ही बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए एक्शन रिएक्शन पेयर। सोचो, अगर इस पर नेट फोर्स 0 है, इस पे नेट फोर्स 0 है, तो तीनों पे कुल मिला के तो 0 है ही। तो अगर इस पे 0, इस पे 0, तो इस पे अपने आप इन कंडीशन को सेटिस्फाई करके देखो, ये अपने आप 0 हो जाएगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत। ये आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया। यानी कि अगर 3 चार्जेस के सवाल आएगा, कैसा भी आए हम कर सकते हैं। 2 का आएगा तो हम कर लेंगे, 3 के इक्विलिब्रियम का आएगा तो हम कर लेंगे। और आगे चलते हैं और किस प्रकार की बात करते हैं, देखिए। एक इक्विलिब्रियम की बात और बताता हूं, फिर आज अपना लेक्चर खत्म करेंगे, फिर अगले दिन मिलेंगे कल, फिर आगे बात करेंगे। मैं आपसे एक बात कहता हूं, चलिए मैं चलो आपसे एक सवाल पूछ के आज छोड़ देता हूं, कल आंसर दूंगा इसका, कल भी मेरी क्लास है, इसलिए आना मत भूलना। आज एक बढ़िया सवाल देके आपको छोड़ रहा हूं सर। क्या सुने? अभी जो सवाल करा, इधर रखा था हमने 1 कूलम, इधर रखा था -4 कूलम। याद करो इक्विलिब्रियम आया था इधर, और याद करो कि ये दूरी थी अगर L, तो ये दूरी कितनी थी? L/2। मैं अगर आपसे बोलूं कि यहां पर अगर मैं एक -Q कूलम चार्ज रख दूं तो क्या वो इक्विलिब्रियम में है? हाँ, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। -Q कूलम, कुछ भी रख लो जो आपकी इच्छा हो। ये 1 कूलम, ये -4 कूलम, हमने बोला L/2, अभी अपन ने निकाला था L/2, सही लिखा था अपन ने? L आया था, L/2 आया था? ये L आया था क्या? अच्छा, ये वैल्यू L आई थी 1 और 4 में। L आई थी क्या? हाँ L आई थी कि L/2 आई थी? L ही आई थी। अच्छा ठीक है। तो अगर इसका इक्विलिब्रियम L है तो -Q कूलम अगर अपन यहां पे रख दें तो क्या ये इक्विलिब्रियम है? बिल्कुल है। अगर ये इक्विलिब्रियम है तो ठीक, अच्छी बात है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने इक्विलिब्रियम पढ़ोगे 2 टाइप के, स्टेबल और अनस्टेबल। आपको मुझे अगली क्लास में बताना है कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है। आपको मुझे बताना है कि स्टेबल है या अनस्टेबल है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये L कैसे आया था, याद है कि भूल गए हो? पक्का? कैसे निकाला था अपन? याद करो, इसे x मान लिया था, फिर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी थी K × 1/x², K × 1/x²। इसकी वजह से क्या लिखी थी? K × 4/xL + x का होल स्क्वायर। फिर हम इसको इधर उधर ले गए थे तो लिखा था 2x = L + x, और x की वैल्यू क्या आई थी? L। क्या आई थी? L। तो ये L,
क्लियर है क्या एकदम? बढ़िया बात। तो मैंने x बराबर l लिख दिया, अच्छी बात, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अच्छा करा। तो x की वैल्यू l लिख दी। अपने पहले l निकाला था, l/2 निकाला था, पहले अपने l/2 निकाली, l आएगी, ये वैल्यू l आएगी, सिंपल कैलकुलेशन है, कर लो। तो x की वैल्यू l है, अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो l वैल्यू पे रखो। अब बताओ कि -q चार्ज, कौन सा चार्ज? -q चार्ज स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है? ये करके आना है घर से करके आना है और कर मिलेंगे। चलो भाई, तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपके लिए काम का रहा होगा। अपन ने इसको जब सॉल्व करा तो l/2 निकाला तो उसे l कर लेना। चलिए अब अगर अपन ध्यान से देखें तो मैं कल जब आऊँगा तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ भी आपके सामने आऊँगा। थोड़ी सी रफ्तार तेज़ रखेंगे आज के लेक्चर में आपको, और क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे चाहिए, स्पीड तेज़ तो नहीं लगी, धीरे तो नहीं लगी। जो भी आपके फीडबैक हो वो आप ज़रूर मेल पर हमें भेजें ताकि हम अगले लेक्चर्स को और सुधारें। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, घर पे रहें। थैंक यू। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 18002121 1821 799 18002121 799।